लोकतंत्र। देखिए क्या है, आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले जनप्रतिनिधियों की बात की थी। विश्व के अधिकांश देशों ने शासन प्रणाली की नींव के रूप में लोकतंत्र को अपनाया। इसका अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस अर्थात लोग और क्रेटोस अर्थात शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति से बना है। अतः डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ लोक शासन या गणतंत्र, लोगों का शासन। तो डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। डेमोस, डेमोस मतलब क्या होता है, लोग यानी कि पीपल, और क्रिटोस, क्रिटोस मतलब क्या होता है, शासन प्रणाली। डेमोस मतलब लोग है, इसी से डेमोग्राफी शब्द जो है वह बना हुआ है। ठीक है, जो हम लोग जनसंख्या का जो गणना करते हैं, अगला मतलब जनसंख्या का जो अध्ययन करते हैं। अगला है, परंतु क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं? स्पष्ट है कि यह संभव नहीं है। मान लीजिए कि आपकी कक्षा की किसी समस्या को विद्यालय के प्रधानाचार्य के ध्यान में लाना है, जैसे कि आपकी कक्षा में कोई समस्या है अथवा विद्यालय के बुनियादी ढांचे में कोई समस्या है, अथवा संभवतः आप अपने क्षेत्र भ्रमण की किसी तिथि को प्रस्तावित करना चाहते हैं। इस स्थिति में क्या पूरी कक्षा प्रधानाचार्य के पास जाएगी? स्पष्ट है कि यह व्यावहारिक नहीं होगा। बहुत से विद्यालयों में पूरी कक्षा मिलकर कक्षा के मॉनिटर या कक्षा के प्रतिनिधि का चयन करती है। यदि कोई मॉनिटर नहीं भी है तो भी किसी विशेष कार्य के लिए किसी एक प्रतिनिधि का चयन किया जा सकता है और उस प्रतिनिधि को प्रधानाचार्य के पास भेजा जा सकता है। यानी कि ये यही कह रहा है कि एक साथ सभी लोग शासन नहीं कर सकते। जैसे आप देखिएगा, बहुत सारा छात्र आंदोलन जब होता है, 17वीं बीपीएससी में देखे होंगे, या टीआरई 4 में लगातार देखिएगा छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है। तो अब मान लीजिए एक साथ 20-20 हजार छात्र, 50-50 हजार छात्र जब सड़क पर उतरते हैं, तो ये सरकार के लिए संभव है ही नहीं कि 50 हजार छात्रों के साथ एक साथ बात कर ले, इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो प्रशासन देखिएगा आकर क्या कहते हैं कि आप सभी में से जो कुछ प्रतिनिधि हैं, 4-5 बच्चे आइए और अपनी समस्याओं को आयोग के समक्ष रखिए। तो उसी 50 हजार विद्यार्थी में से कुछ 5 विद्यार्थी जो होता है, उसका प्रतिनिधि मंडल क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, और वो जो 5 प्रतिनिधि मंडल है वही जाकर अपनी समस्याओं को उस 50 हजार बच्चों के कंटेक्स्ट में रखते हैं, उनकी तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार से स्कूल में भी ये बोल रहे हैं कि अगर स्कूल का कोई समस्या है, बेंच डेस्क टूटा हुआ है, छत टपक रहा है या कुछ अन्य समस्या है, तो सभी क्लास जो है एक साथ 200 बच्चे या 300 बच्चे प्रिंसिपल के चैम्बर में तो जा नहीं सकते हैं। तो अपनी समस्या को रखने के लिए या तो मॉनिटर को कहते हैं, या मॉनिटर नहीं रहे तो उन्हीं में से किसी को प्रतिनिधि चुना जाता है, और वह एक बच्चा जो है अपनी समस्याओं को, पूरे क्लास की समस्याओं को लेके प्रिंसिपल के पास जाता है। तो इसी प्रकार से हमारा देश भी है, सब लोग एक साथ शासन कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं को से छुटकारा पाने के लिए हम अपने में से एक प्रतिनिधि का क्या करते हैं, चयन करते हैं, जो हमारी समस्या का क्या करते हैं, समाधान निकालते हैं। यही ठीक किसका कंसेप्ट हो गया, प्रजातंत्र का। प्रजातंत्र में भी हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, जो हमारी समस्याएं के समाधान के लिए काम करते हैं। यही लिख रहा है, देख कितना अच्छा से एनसीईआरटी जो है समझाता है, और लोग इसका भी समरी पढ़ता। आश्चर्य है, इसका समरी क्या पढ़ना, बहुत बड़ा बेवकूफ बच्चा होगा जो इसका समरी पढ़ेगा। अगला है, यही सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। टीचर अपना टाइम बचाने के लिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए क्या करता है, इसी का पीडीएफ कन्वर्ट करवा के जल्दी जल्दी पढ़ के आगे भाग जाता है, क्योंकि उनको तो 10 नया बैच लाना है, 10 जगह से कमाई करनी है। सफलता से तो ज्यादा मतलब है नहीं, एक आध रिजल्ट खरीद लेंगे, शो करके दिखा देंगे, मेरिट से कोई मतलब नहीं। तो इसलिए इसी का पीडीएफ फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म निकालेंगे और क्या करते हैं, पढ़ा के जल्दी जल्दी सिलेबस कर देते हैं। असली पढ़ाई ये लाइन बाय लाइन डायरेक्ट एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है, यही सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चयन करती है, जो संबंधित सभा के चयनित सदस्य होते हैं। उन्हें प्रायः राज्य के स्तर पर विधायक
तथा राष्ट्र के स्तर पर क्या कहा जाता है, सांसद कहा जाता है। अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य चुनते हैं तो उनको एमएलए कहेंगे, विधायक कहेंगे। अगर आप संसद के सदस्य के रूप में चुन के भेजते हैं तो उनको सांसद कहा जाता है। तो आपके क्षेत्र में दो प्रतिनिधि होते हैं, एक एमपी होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, एमएलए होते हैं। एक राज्य स्तर पर आपकी समस्याओं को उठाते हैं और दूसरा जो है वह देश स्तर पर क्या करते हैं, आपकी समस्याओं को उठाते हैं। अगला है, ये सभी चयनित सदस्य विधानसभा लोकसभा में कानूनों पर चर्चा करते हैं, समस्याओं और समाधानों पर विचार विमर्श करते हैं, मतभेद की स्थिति में एक दूसरे से संवाद और तर्क वितर्क द्वारा समस्या का हल निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्षेत्र में आरओबी का निर्माण नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, अपने जनप्रतिनिधि होंगे, जो विधायक होंगे या जो सांसद होंगे, उनके पास ये समस्या लेके जाइएगा कि भाई हमारे क्षेत्र में आरओबी के निर्माण की जरूरत है, क्योंकि आरओबी की ना होने से क्या हो रहा है, घंटों जाम में लोग फंसे रहते हैं। कभी कभी तो स्कूल के बच्चे जाम में फंसते हैं, जिनके कारण उनका परीक्षा छूट जाती है, या कभी कभी एम्बुलेंस उस जाम में फंस जाते हैं, जो मरीजों के लिए क्या है, घातक। इसलिए यहाँ पर आरओबी की निर्माण की क्या है, आवश्यकता है। तो ये जो समस्या आप किसके पास रखते हैं, अपने जनप्रतिनिधि के पास रखते हैं। वो जनप्रतिनिधि जो है वह अपने संसद में या विधानसभा में क्या करते हैं, इस मुद्दा को रखते हैं और वहां से जैसे रेल मंत्री हैं इस मुद्दा पर संज्ञान लेंगे और आरओबी के लिए आगे हो सकता है क्या दे दे, स्वीकृति दे दे। तो आपकी जो समस्या है, इस समस्या को विधानसभा में विधायक रखते हैं और संसद में कौन रखते हैं, सांसद रखते हैं। और जो भी देश को चलाने के लिए कानून जो बनता है उसको भी बनने में यह क्या करते हैं, मदद करते हैं। अगला, किसी भी आधुनिक लोकतंत्र के द्वारा भारत में जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। तो देखिएगा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, भारत है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। देखिए मेंस पेपर में कैसे लिख सकते हैं, एनसीईआरटी का हवाला देके बोल सकते हैं कि 2024 के अनुसार लगभग 97 करोड़ जो मतदाता वह भारत में क्या है, मौजूद हैं, जो कि विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। इससे हम यह कह सकते हैं कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा क्या है, प्रजातंत्र है या डेमोक्रेसी है। तो इस प्रकार से मेंस जब लिखा जाता है तो डेटा से हम लोग बात करते हैं, सीधे हम कह देंगे कि भाई भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, इससे काम नहीं चलता। और जब भी डेटा जो लिया जाता है वो रेलिवेंट किसको माना जाता है, एनसीईआरटी को क्या किया जाता है, माना जाता है। अगला जो है, भारत में कानून के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी भारतीय नागरिक को चुनावों में मतदान करने का क्या है, अधिकार है। हमारे यहाँ कौन मतदान करेंगे, तो वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष पूरा हो चुका है वही मतदान कर सकते हैं। इसी को एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, वयस्क मताधिकार कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसको क्या कहा जाता है, वयस्क मताधिकार। ये वयस्क मताधिकार क्या हुआ, यही 18 वर्ष या उसके ऊपर के जो लोग जो है वह क्या करते हैं, आपको भाग लेते हैं चुनाव में, इसी का टर्म क्या होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार कहते हैं। अगला क्या है, मान लीजिए कि आपकी कक्षा पिकनिक पर जाने की योजना बना रही। पिकनिक पर जाने के दो संभावित स्थान है, क और ख। इन दोनों स्थानों पर जाने के लिए लाभ हानि जैसे उनकी दूरी, पहुंचने में लगने वाला समय, खर्च, मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता आदि पर कक्षा विचार विमर्श करती है। इन स्थितियों में सभी के लिए किसी एक निर्णय पर आना कठिन हो जाता है। ऐसे में शिक्षक निर्णय लेते हैं कि मतदान से समस्या का समाधान निकल सकता है। क स्थान पर जाने वाले विद्यार्थी अपने हाथ उठाएं और उसके बाद जो विद्यार्थी ख स्थान पर जाना चाहते हैं वे भी अपना हाथ उठाएं। जिस विकल्प के लिए सबसे ज्यादा विद्यार्थियों ने हाथ उठाए उस विकल्प या स्थान को पिकनिक पर जाने के लिए चुन लिया जाता है। यह प्रक्रिया मतदान कहलाती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जहां स्थान निश्चित करने में प्रत्येक विद्यार्थी का राय लिया जाता है। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से समझाया है। जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए हम बोल दे कि भाई आज साइंस पढ़ाएं या एमसीक्यू करवा दे, या पॉलिटी पढ़ाएं या एमसीक्यू करवा,
अब अलग अलग बच्चा अलग अलग राय पर पहुंचेंगे। कुछ बच्चा बोलेंगे एमसीक्यू करवा दीजिए, कुछ बच्चा बोलेंगे नहीं सर पॉलिटी पढ़ा दीजिए। अब हम कंफ्यूज कि क्या करें, पॉलिटी पढ़ाई कि साइंस पढ़ाएं। तो लास्ट में क्या करेंगे, वोटिंग करवाएंगे कि जिनको पॉलिटी पढ़ना है वो अपना पॉलिटी लिखकर कागज को फोल्ड कर दीजिए, जिनको एमसीक्यू पढ़ना हो एमसीक्यू लिखकर क्या कीजिए, कागज को फोल्ड कर दीजिए। अब काउंटिंग किया जाएगा, अगर पॉलिटी पढ़ने वाले छात्रों का संख्या ज्यादा होगा तो क्या होगा, पॉलिटी पढ़ाएंगे। अगर एमसीक्यू पढ़ने वाले छात्रों का संख्या ज्यादा होगा तो एमसीक्यू पढ़ाएंगे। तो इसमें जितने भी क्लास के छात्र थे वो सब भाग लिए। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन या डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। यानी कि इसमें सभी लोगों की क्या होती है, भागीदारी होती है। तो इलेक्शन जो है, निर्वाचन जो है वह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। वैसा निर्वाचन जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। इसको हम लव मैरिज के नाम से जान सकते हैं। लव मैरिज में क्या होता है, अपने जीवन साथी को आप सीधे चुनते हैं, डायरेक्ट चुनते हैं। आप जीवन साथी से बात करते हैं, आपको लगता है कि ये अच्छी है या अच्छा है, हम जीवन साथ में बिता सकते हैं, तो आप उनसे क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो यह क्या हुआ, डायरेक्ट हुआ, इसमें फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं किए, चुनने के दौरान। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जिसको अप्रत्यक्ष कहते हैं, या अरेंज मैरिज कह लीजिए। अरेंज मैरिज पहले के जमाना में क्या होता था, अगर आपकी शादी करनी होती थी तो डायरेक्ट आप लड़की से बात नहीं करते थे। आपके कुछ परिवार के सदस्य जो हैं वो लड़की देखने जाते थे, जिसमें आपके मम्मी होती थी, पापा होते थे, मौसी होते थे, चाची होती थी, दादाजी होते थे, और सब टीम तैयार करके लड़की वाले के यहाँ जाते थे, या मंदिर में जाते थे, या होटल में जाते थे। और वहां सबका अलग अलग काम होता था। माँ देखती थी कि लड़की सुंदर है या नहीं, समाज का लोग देखकर मेरी बहू को तारीफ करेगी कि नहीं करेगी, पापा देखते थे कि भाई पढ़ी लिखी है या नहीं, दादाजी देखते थे कि संस्कारी है कि नहीं, चलती कैसी है, बैठती कैसी है ना। मौसी लोग देखती है कि भाई क्या कहते हैं, ठीक से चल रही कि नहीं, कहीं पाँव टेढ़ा तो नहीं, दांत बाहर तो नहीं निकला हुआ। तो सब अपना अपना ओपिनियन देखते थे। उसके बाद अगर वो अप्रूव कर देते थे तब ही हमारी शादी होती थी। यानी कि वो जो हम अपने परिवार के सदस्यों को भेजे वो हमारे प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। अगर वो लड़की को चुन देते तो हम क्या करते, विवाह कर लेते। तो उसी प्रकार से अप्रत्यक्ष निर्वाचन में होता है। इसमें जनता जो है डायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनते हैं, मतलब अपना जो जिसको चुनना वो अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं और वो क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग डायरेक्ट भाग नहीं लेते, हमारे जो सांसद होते हैं जिनको हम चुन के भेजे हैं वो राष्ट्रपति को हमारे बदले क्या करते हैं, चुनते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन में सभी जनता भागीदारी पूर्ण रूप से नहीं लेते हैं। जनता के द्वारा जिनको चुन के भेजा गया वही इस इलेक्शन में भाग लेते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन, लोकसभा का जब चुनाव होता है या विधानसभा का जब चुनाव होता है तो हम सब जाते हैं, वोटिंग करने जाते हैं। तो वहां क्या हो गया, डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। अब कह रहा है आधारभूत धरातलीय लोकतंत्र उस तंत्र की ओर इशारा करता है जिसमें सामान्य नागरिक की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है। ये आपको दिया है इसमें, भारतीय दिखा रहे पिरामिड जहां बनाया गया। भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषताओं का अध्ययन हम आगे के 2 अध्यायों की अगली कक्षाओं में करेंगे। इसका देखिए भाई कहां ये पिरामिड बनाया है। अच्छा, पिरामिड सिंपल यहां समझ जाइए कि प्रजातंत्र मजबूत कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लेंगे वोटिंग प्रक्रिया में। बहुत सारी जगहों पर देखिएगा कि पूरा गांव का गांव जो है वह वोटिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। गांव में जाइएगा तो लोग वोट डालने जाते ही नहीं। कहीं कहीं पर देखिएगा 40% ही मतदान होता है, 50% ही मतदान होता है, और मात्र वो 40% और 50% के मतदान से पूरे 100% के लिए प्रतिनिधि चुना जाता है। तो कहा जाता है प्रजातंत्र का असली मतलब तभी होगा जब हम लोग निर्वाचन के प्रति, मतदान के प्रति सक्रियता को दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, तभी सही प्रतिनिधि जो है वह क्या होंगे, चुन कर आएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है। पहला तो दिया है सरकार और शासन के बिना
कोई भी देश नहीं चल सकता, क्योंकि सरकार क्या है बताए भी थे, वैसे लोगों का समूह है जो दो काम कर रहा है, विकास का कार्यक्रम कर रहा है और सुरक्षा देने का काम कर रहा है। अगर सरकार ना हो तो ना हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे, ना हम लोग का विकास हो पाएगा, ना हम कोई कानून बनेगा जिस कानून का हम लोग क्या करेंगे, पालन करेंगे। इसलिए किसी भी देश के चलने के लिए सरकार का होना अति आवश्यक है। अगला कार्य, आधुनिक सरकार के 3 अंग है, बताएं। कानून बनाने वाला अंग जिसको विधायिका कहते हैं, कानून लागू करने वाला अंग जिसको कार्यपालिका कहते हैं, और कानून तोड़ने वाले को दंडित करने वाला अंग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यायपालिका कहते हैं, जिन्हें एक साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। तीनों एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, कानून बनाते हैं, कानून लागू करते हैं, और यह नजर रखते हैं कि कानून का सभी जनता क्या करे, पालन करे। अगला क्या है, भारत सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, संघीय अथवा राष्ट्रीय स्तर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य स्तर पर स्टेट गवर्नमेंट, और स्थानीय स्तर पर जैसे आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है, या आप देखिएगा गांव सब में चले जाइए तो मुखिया जी के द्वारा जो शासन चलता है वह क्या स्थानीय स्तर पर शासन है। अगला है लोकतंत्र, इस प्रणाली की पूरी रूपरेखा है। यह राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों का माध्यम से कार्य करती है। लोकतंत्र में हम लोग अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं, प्रतिनिधि को दोनों स्तरों पर चुना जाता है, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी। राज्य स्तर पर जो चुनते हैं उनको हम विधायक कहते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को, और जो केंद्र स्तर पर जिनका चयन होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। विधायक कहाँ बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। सांसद कहाँ पर बैठते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में क्या बैठते हैं।